अब हम जिफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने वाले हैं। और अब मैं थोड़ा जो मैं रिसर्च किया करता था उसको मैं थोड़ा और अच्छे और वास्ट तरीके से लिख रहा हूँ, प्लस जो लिंक्स वगैरह है वो भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जिससे कि आप और बेहतर तरीके से इसके बारे में स्टडी कर सकते हो अगर जानना चाहो तो। अगर इन केस ये डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं मिलेगा सो मेरी वेबसाइट है टेक्नोक्रिट्स, वहाँ पर मैं इसके लिए अपडेट्स डालना चालू करने वाला हूँ। अभी मैं फ़िलहाल कुछ ही वीडियोस के अपडेट वहाँ पे डाल सका हूँ तो मैं अब वहाँ पर भी इससे रिलेटेड अपडेट्स डाला करूँगा। जो मैं एक हिंदी कंटेंट बना रहा हूँ वो भी मिला करेगा, और प्लस जो इससे रिलेटेड बेस्ट लिंक्स हैं जहाँ से इनके बारे में और अच्छे से समझा जा सकता है वो भी मिलेगा। अदरवाइज़ मैं जितना डिटेल में है वो सारा कुछ तो यहाँ वीडियो में बता ही दूंगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। ज़्यादातर जो मेन इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन थे नमपाई के वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं जिफ-एफ डिस्ट्रीब्यूशन की। यह डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में कहता है कि इसको बेसिकली जिसने इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम जिफ-एफ ही है, और इन्होंने इसको दिया था ताकि किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कौन सा वर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट टाइम आ रहा है उसी की फ्रिक्वेंसी को मेज़र करने के लिए जिफ-एफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था। तो ये एक्चुअल में डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली का मेंबर है, मीन्स कि ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। और डिस्क्रीट के बारे में, जैसे डिस्क्रीट में बाकी हमने और भी कुछ पढ़ा था डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में कि बाइनोमियल है, मल्टीनोमियल है, पॉइजन है, इस तरीके से कई पढ़े थे। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हम इसको जीटा डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। प्लस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका यूज़ जो है वो लिंग्विस्टिक के लिए तो होता ही है, दैट मीन्स कि लैंग्वेज में कौन सा ऐसा वर्ड है जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली किसी वर्ड में आ रहा है। इसी का यूज आजकल गूगल कर रहा है, जो गूगल ओके गूगल और हे गूगल करके लोगों से कहता है कि आप क्या कहते हैं पूछो गूगल से जो कुछ भी पूछना है। तो वो एक्चुअल में एक सिंटेक्स का पूरा कलेक्शन बना रहे हैं जिसमें से कि वो बता सकते हैं, उनके पास एक पूरा कलेक्शन है सेंटेंसेस का, वो बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो फ्रिक्वेंटली सबसे ज़्यादा बार यूज़र पूछ रहा है। उसी तरीके से प्रिडिक्शन के लिए या रेंज निकालने के लिए हम जिफ-एफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। अदरवाइज इसका यूज़ जो है इंश्योरेंस में भी होता है और मॉडलिंग ऑफ रेयर इवेंट्स में भी होता है। दैट मीन्स कि सारे ऐसे केसेस जहाँ पे कि हमें ये प्रिडिक्शन करना है कि कोई एक सेट ऑफ डेटा का रेंज है जिसके अंदर से हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है कि किसके आने की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। और इसी के लिए इन्होंने जो रूल दिया था उसमें इन्होंने दिया था कि मान लो कि nth का पूरा कलेक्शन है, कलेक्शन में से कौन सा सिचुएशन है कि nth पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो इसी के लिए इन्होंने कहा कि सपोज दैट मान लो हमारे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है और उसमें से हम जानना चाहते हैं कि सबसे फ्रिक्वेंट जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, 1/n मिलता है। दैट मीन्स कि किसी भी nth कलेक्शन में से nth कॉमन में से अगर हम फाइंड आउट करें तो 1/n जो है टर्म वो हमें मिलेगा। या इसी को अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में रखकर कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में आने वाला 5वां सबसे कॉमन वर्ड जो है उसके आने की फ्रीक्वेंसी 1/5 टाइम है। इसी तरीके से और भी हम कह सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश में जो है द वर्ड सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है तो सबसे ज़्यादा आने की फ्रीक्वेंसी इसकी है। उसके बाद में इससे थोड़ा सा कम आने की फ्रीक्वेंसी है वो ऑफ वर्ड की है कि ऑफ वर्ड इससे थोड़ा कम आता है, फिर सो ऑन, ये ऐसे ही जाता रहता है। दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा बार आने की फ्रीक्वेंसी, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये फ्रीक्वेंसी ऐसे ही डाउन होती चली जाती है। और जब अभी हम ग्राफ बना के इसको देखेंगे तो वहाँ पर भी यही चीज़ देखने को मिलेगी कि सबसे ज़्यादा आया हुआ जो रैंडम नंबर रहेगा वो सबसे फ्रिक्वेंट रहेगा, उसका रेशियो सबसे हाई रहेगा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। दैट मीन्स कि ग्राफ जो है हमारा अप से डाउन की तरफ जाएगा। इसके अलावा इस मेथड में जो हम यूज करेंगे रैंडम का जिफ-एफ मेथड, इसके अंदर टोटल 2 आर्ग्यूमेंट्स यूज होंगे। पहला जो है वो ए आर्ग्यूमेंट है, दैट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर हम सेट करेंगे कि कितना लेंथ हमें देना है, और दूसरा पता ही है कि हमारे एरे का शेप होगा, जो भी हम एरे देंगे उस एरे रेंज में से हमको ये फ्रिक्वेंसी निकाल के देगा। मतलब कि जो हम रेंज दे रहे हैं वो हम अपने इस एरे से दे रहे हैं।
इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ और बातें लिख रखी हैं, इनको आप इत्मीनान से पढ़ लेना। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर ये नहीं मिलता है, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है, दैट मीन्स कि वहाँ पे साइज़ जो है डिस्क्रिप्शन की कैपेसिटी कम पड़ गई है, तो मैं इसको रखूँगा टेक्नोक्रेट साइट पे, वहाँ पर होम पे जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उन्हीं के बारे में मैंने और अच्छे से लिखा है कि इसको कब क्या कहते हैं अनाउंस किया गया, किसने किया, इससे ज़रूरी लिंक जो हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो फाइनली हम एक अपना रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। तो हम नाम देते हैं अपने वेरिएबल को GIFF, और इससे पहले हमें सबसे पहले चाहिए है हमारा numpy का रैंडम मॉड्यूल। तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं numpy में से .random, और रैंडम को हम एज आर ले रहे थे, आर ले लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम r.gif मेथड को कॉल करते हैं, और इसके अंदर क्या देना है हमें, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है a, और a क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर को अभी के लिए हम देते हैं सपोज दैट a, और हम अपनी साइज़ देते हैं छोटी सी साइज़, सो दैट हम इसको आउटपुट में देख सकें। तो हमने दे दिया 10। फाइनली हम इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में हमें रिज़ल्ट क्या मिला है। तो GIFF हमने दिया, और इसको अभी के लिए हम रन करके सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या आ रहा है, वो रैंडम नंबर्स कौन से हैं जो हमें मिल रहे हैं। तो याद रखना, हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर 1 दिया हुआ है अभी। तो फाइनली इसने हमको कुछ लाकर दिया है कि वैल्यू एरर है कि a लेस देन इक्वल टू 1 और a इज़ नैन। ओके 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 ओके, याद होगा अभी हमने जस्ट इससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ा था वो हमारा था पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी एक लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी कि हम एटलीस्ट यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट दे रहे थे उसमें उसको एटलीस्ट 1 देना ज़रूरी है, हम इसको ब्लैंक छोड़ के नहीं जा सकते थे। वैसे ही GIFF डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक इसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पर जो हम ये डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर दे रहे हैं ये एटलीस्ट कम से कम 2 होना ज़रूरी है, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है वैल्यू एरर में कि a इज़ लेस देन इक्वल टू 1 और इज़ नन, मतलब कि a की वैल्यू जो हमने दी है वो या तो 1 दे दी है या 1 से कम दी है, जो कि यहाँ पर नॉन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसने हमको बता दिया। तो एक बार हम फिर से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर की वैल्यू को 2 करके फिर फाइनली रन करते हैं। सो रिजल्ट आ गया, हमें 10 अलग अलग रैंडम वैल्यूज़ मिली हैं, और याद रखना ये वैल्यूज़ GIFF मेथड को यूज करके हर एक वैल्यू का GIFF डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करके हमें वैल्यू मिली है। अब इसमें दिख रहा होगा कि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर 6 है, फिर 3 है, 2 है। अब इसी को अगर हम ग्राफ में बनाएंगे तो ये क्या करेगा, ग्राफ में जो प्लॉटिंग होगी पॉइंट्स की, जाहिर सी बात है वो हमको अप से डाउन की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको कमेंट करके फाइनली चलते हैं और ग्राफ बनाते हैं। तो याद ही होगा हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम मैटप्लॉटलिब में पाईप्लॉट यूज कर रहे हैं। तो मैटप्लॉटलिब में से हम ले लेते हैं पाईप्लॉट को, और इसको एज हम लेते हैं PLT, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी हमारी है सीबॉर्न की, तो हम सीबॉर्न को भी ले लेते हैं एज SNS। परफेक्ट, लाइब्रेरियाँ रेडी है रिजल्ट को दिखाने के लिए। तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपने GIFF के इस कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं अभी से ही। तो SNS.distplot जिसका यूज करके हम प्लॉट करेंगे, डिस्ट प्लॉट पॉइंट्स को हम पाईप्लॉट तक भेजेंगे। तो फिर से स्पेलिंग मिस्टेक की हमने यहाँ पर, डिस्ट प्लॉट है ये, डिस्ट प्लॉट, और इसके अंदर फाइनली हमने दे दिया हमारा जो GIFF का मेथड था, रैंडम के थ्रू हमने जो 10 रैंडम नंबर्स जनरेट किए और उनका हमने GIFF वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। और अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से हम इसमें से जिस तरीके से हिस्टोग्राम को डिसेबल करते थे, फॉल्स करते थे, उसी तरीके से हम जो लाइंस आ रही हैं उनको भी डिसेबल कर सकते हैं। या तो हमने पहले क्या कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनॉमियल किया था, तो वहाँ पे हम ये काम कर रहे थे, तो उसी को हम यहाँ पर भी करते हैं। KDE इक्वल टू KDE हम यूज कर रहे हैं, जैसे हिस्ट यूज कर रहे थे हम हिस्टोग्राम को डिसेबल करने के लिए, वैसे ही हम KDE यूज कर रहे हैं लाइन को डिसेबल करने के लिए। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है।
इसको हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर हम प्लॉट में पहले क्या डिफाइन कर देते हैं, प्लॉट का लेबल डिफाइन कर देते हैं एक्स और वाई का। ठीक है, तो पहले हम एक्स का लेबल डिफाइन करते हैं। तो एक्स के लेबल में हम दे देते हैं कि हमारा रैंक जो है एक्स का ये रैंक है, और उसी के साथ में plt.y लेबल हम दे देते हैं कि ये हमारी फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी हो गई y। ठीक है, और साथ में हम दे देते हैं इसको टाइटल भी, ताकि हमको पता चलता रहे कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो किस लिए आ रहा है। तो ये हम कर रहे हैं GPF डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया। अब तो ये पता चल ही रहा होगा कि इनको हम क्यों यूज कर रहे हैं। अगर अभी भी इसमें डाउट है तो इनको लिखते चलो, या प्रीवियस क्या कहते हैं, अभी नहीं देखे हो तो प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। ठीक है, तो फाइनली हमें कॉल करना है प्लॉट में से शो मेथड को, सो दैट कि हम अपना ग्राफ देख पाएँ। परफेक्ट, अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलने वाला है। हमको यहाँ पे नंबर तो दिख ही रहा है, अभी जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा था आउटपुट में कि 1 3 6 6 1 1 1 2 1 1। इसी तरीके से हमें फिर एक नया नंबर मिलने वाला है और उस नंबर की हम प्लॉटिंग करने वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेता है लेकर आने में रिजल्ट को, ये लेकर आता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, और अगर अभी मीन्स ये पहला वीडियो है तो नोटिफिकेशन में दिख रहा होगा, इससे प्रीवियस वाला टॉपिक जो था वो, या उससे प्रीवियस या NumPy की पूरी प्लेलिस्ट भी वहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, रिजल्ट हमारा आ गया है। तो हमने क्या किया था, अभी हमने एक छोटे रेंज में दिया था, इसलिए यहाँ पर जो रेंज दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेंज अगर ऐसा दिख रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा अपने रैंडम नंबर्स को बढ़ाते हैं और इसको कर लेते हैं 1000 करके हम देखते हैं कि अब ये फाइनली हमें ग्राफ में क्या देने वाला है। क्यों? क्योंकि अब हमने अपने रेंज को बढ़ा दिया है। ये क्या करेगा, 1000 में अब वैल्यूज के आने की फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी आई तो, लेकिन 1 के आने की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। दैट मीन्स कि हम इसको वर्ड में या जिस चीज़ में कहना चाहो उस चीज़ में कहा जा सकता है कि जैसे हम नंबर के ही केस में अभी हैं कि नंबर में 1000 तक का हमने रैंडम नंबर लिखा और उसमें से सबसे ज़्यादा कोई लिखता है तो सबसे ज़्यादा किस नंबर को लिखता है, 1 को। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 1 के आने की। 0 को ज़्यादातर कोई लिखता नहीं है, नंबरिंग में स्टार्टिंग होती है 1 से। मान लो कि कोई 1 2 3 लिखना चालू किया, 10 तक जाके थक गया। कोई चालू किया 1 से, कोई 50 तक जाके थक गया, या 100 तक जाके थक गया, या 1000 तक जाके थका। लेकिन शुरुआत तो 1 से ही हो रही थी, तो हम यहाँ पर वो भी कह सकते हैं। या फिर हम थोड़ा इसको और मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि अभी तक हमने क्या किया कि हमने जो है हमारे रिजल्ट में वैल्यू तो हमने 2 ही दे रखी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की कि इसकी वैल्यू 2 हो गई, और इसी तरीके से हमारा जो C1 है, इस C1 के अंदर ही हम थोड़ा सा डिस्ट प्लॉट में कंडीशन भी दे सकते हैं। और कंडीशन देने का मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पर क्या निकाल रहे थे, GFF निकाल रखे हैं, इसमें एक वैल्यू आ ही रही थी। मान लो कि हमने यहाँ पर वो वैल्यू स्टोर कर ली, 1000 की थी। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। और मान लो कि यहाँ पर अब GFF जो है उसके अंदर सारे की सारी वैल्यू स्टोर पड़ी हुई है। ठीक है, याद रखना 1000 रैंडम नंबर है 1 क्रॉस 1000 के, और जिसको कि GFF मेथड के थ्रू GFF की वैल्यूज़ लाकर उसके अंदर दी गई है। इसी को अगर हम कंडीशन देना चाहें कि जो वैल्यूज़ हैं GFF की, इसमें हम क्या चाहते हैं, लिस्ट में हम कंडीशन दे देते हैं कि जो भी 1000 है उसमें से जो लेस देन है केवल 10 से लेस देन जो है केवल वही मिले। तो GFF में हम कंडीशन देते हैं कि GFF लेस देन 10। इसको एक बार हम पहले रन करके देख लें कि हमको इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, क्योंकि प्रीवियस वाला रिजल्ट ध्यान में होगा कि 0 से लेके 2 या 3 समथिंग तक हमको हाईएस्ट रेंज में सब कुछ मिल गया था, उसके बाद में हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी। उसी तरीके से जब हम ये 1000 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है। अब ये देखकर तो समझ में आ रहा होगा कि ठीक है, ये थोड़ा अंडरस्टैंडेबल तरीके से हो गया, क्योंकि वो जो पहले वाला रिजल्ट आया था वो क्या था, 0 से 2 3 के बीच में ही सब हॉच पॉच हो गया था और समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। बट इस केस में अगर देखो तो हमने क्या कहा कि ठीक है 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, वैल्यू आ गई और ये वैल्यू की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1000 तक है, 0 से लेकर 1000 तक।
उसमें 1 के आने की फ्रीक्वेंसी 6000 समथिंग के अराउंड है, 2 के आने की फ्रीक्वेंसी 150 से अप समथिंग है। उसी तरीके से ये डाउन होता चला जा रहा है। दैट मीन्स कि ये फ्रीक्वेंसी कैसे बन रही है, बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है, ग्राफ तो देख के समझ में आ गया, लेकिन कंफ्यूजन ये होगा अभी कि ये क्या किया हमने यहाँ पर। तो इसको ज़्यादा समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हम उठाते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, इसको यहाँ से उठा के सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिंटफ में रखते हैं, क्योंकि हमें आउटपुट ही तो देखना है कि असल में ये आउटपुट में आया क्या। तो मान लो कि हम यहाँ पर देते हैं ये, और यहाँ पर कॉमा करके अभी के लिए हम एग्जिट कर देते हैं, ताकि नीचे की जो प्लॉटिंग वगैरह है वो ना दिखे, केवल हमको ये रिजल्ट दिखे कि ये असल में रिजल्ट हमको जनरेट करके दिया क्या। क्योंकि अगर इसके प्लॉटिंग पॉइंट्स हमको पता चल जाएंगे तो हमारे दिमाग में ये ग्राफ बैठ सकता है कि अच्छा ठीक है, इन पॉइंट्स पे ही हमने ये प्लॉटिंग की है। अब ये जो नंबर आए एक्चुअल में ये क्या आए, इन पे अगर गौर किया जाए तो ये क्या है, जो 1000 तक के नंबर्स थे उनमें से केवल 0 से लेके 9 तक के नंबर हमको मिल गए, क्योंकि कंडीशन क्या दी थी, जिपएफ लेस देन 10। मतलब कि 1000 रिजल्ट तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन वो 1000 रिजल्ट जो मिलेंगे वो लेस देन 10 वाले ही मिलेंगे। तो हम इससे रिलाई कर पाएंगे कि अच्छा ठीक है, इनमें फ्रीक्वेंसी कितनी हुई। अब इससे थोड़ा दिमाग में ये आइडिया भी आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है, ये अगर हमने यहाँ पे 10 दिया है, मतलब कि इसको हम यहाँ पर 20 करके देखते हैं। तो 20 करके अगर देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 से लेके 19 तक को हमको रिजल्ट मिलेगा कि ठीक है, 1 के आने की फ्रीक्वेंसी ये हो गई, 2 3 4 5 एंड सो ऑन 19 तक ये जाएगा। रिजल्ट में उसको हम क्लेरिफाई कर सकते हैं, मिल गया हमको। दैट मीन्स कि रेंज में हमको ये पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है, यहाँ तक की रेंज बन रही है, और ये जो है वैल्यू, यहाँ पर भी ये कुछ वैल्यू लेकर आ रहा है। इसको हम जूम करके लास्ट वाली वैल्यू को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो समथिंग 3 समथिंग के पास ये पहुंच रहा है। ठीक है, वाई की अगर वैल्यू देखो नीचे यहाँ पर, तो ये हमें कुछ दे रहा है कि ठीक है, 18 के आने की जो रेशियो है वो 3 टाइम्स समथिंग है। इसी तरीके से इसके और यूज केस छोटे छोटे बनाकर चेक कर सकते हो। इसमें जो हमारा क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर था, उस पैरामीटर की वैल्यू को भी हम यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। मान लो कि अभी के लिए हम इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम रन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर मतलब कि इसका रेंज थोड़ा और बढ़ जाएगा, स्केल अप हो जाएगा। तो हमें जो वैल्यू अभी मिल रही थी वो वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या मिल गया कि ठीक है, 1 के आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई, और इसके बाद में 2 आया, और फिर थोड़ी बहुत चीज़ें आई, अदरवाइज सब खत्म। तो इससे ये तो समझ में आ गया कि ठीक है, बेस्ट केस के लिए हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर 2 को रखेंगे, तभी ये सही सेट हमको आंसर देगा। बाकी डजेंट मैटर कि हम साइज क्या दे रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन है अभी तो कमेंट करके मुझे पूछो, जो भी क्वेश्चन है। अदरवाइज इस पे अभी हम बहुत ज़्यादा वेटेज देकर नहीं सीख रहे हैं। रीज़न ये है कि अभी हम इसमें नए हैं। दैट मीन्स कि हम इतना समझ लें कि अच्छा ठीक है, जिपएफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहा है या बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने लगभग सारे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन कवर कर लिए। जैसे परेटो इससे पहले पढ़ा, रिलाई पढ़ा, चाई स्क्वायर पढ़ा, एक्सपोनेंशियल, मल्टीनोमियल, लॉजिस्टिक, यूनिफॉर्म, पॉइजन, इन सभी को हमने 1 बाय 1 पढ़ा और इसको समझ लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा और काम करने वाला हूँ कि जैसे अभी ऊपर जो थे, हम जब इनको पढ़ रहे थे तो यहाँ पे मैंने कुछ खास यहाँ पर थ्योरेटिकल नहीं लिख रखा था, तो मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा थ्योरी लिखने वाला हूँ, सो दैट कि ये थोड़ा समझने में और अच्छा रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलता हूँ। तब तक के लिए अगर कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है उसको कमेंट करके बताओ, सो दैट कि हमारा नॉलेज और इंक्रीमेंट हो सके। ओके देन, बाय बाय। और साथ ही पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन से होते हुए डेटा साइंस तक जाने के लिए, बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए चैनल में नीचे स्क्रॉल करोगे तो पॉपुलर वीडियोस के नीचे अभी मैंने जेंगो के बारे में पढ़ाना चालू किया था। जेंगो की पूरी प्लेलिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप पूरा 1 बाय 1 मैंने सीरीज़ में लगा रखे हैं। इसी के अलावा नमपाई एरे से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर बना रखा है। ऑनलाइन पाइथन क्लास मैंने एक
वीडियो बना रखा है क्लासेस के लिए, लेकिन अगर पाइथन और अच्छे और डीप में पढ़ना है तो नीचे एक फुल पाइथन बेसिक एंड एडवांस कोर्स मिलेगा, इसको देख सकते हो। इसके अंदर 35 प्लस वीडियोस मैंने बना रखे हैं, बेसिक से लेके एडवांस प्लस डेटाबेस कनेक्टिविटी पूरी। इसके अलावा नीचे गिटहब और कुछ और भी फाइलें हैं, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं बना रहा हूँ, कुछ भी VS कोड से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड जो भी आता है वो मैं यहाँ पे दूंगा। इसके अलावा आगे चल के मैं एक प्रोग्रामिंग न्यूज़ करके भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो बेहतर देखने के लिए, रिस्पांस के लिए प्लेलिस्ट को जरूर देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट में सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बना रखा है, लगा रखा है। इससे बहुत आसान हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना और पाइथन से होकर डेटा साइंस तक जाने में भी आसानी मिलेगी। कमेंट करके मुझे बताओ वीडियोस कैसे लग रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।